वेलकम टू एवरीवन। हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है आरएलसी सीरीज सर्किट। इस आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, किसको क्या कहते हैं वो समझेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। तो देखिए जरा फॉर्मूले में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं आरएलसी सर्किट में हमारे पास में एक डायग्राम दिख रहा है। इसको आरएलसी सर्किट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये आर, एल और सी तीनों भी प्रेजेंट है। जैसे कि आर मतलब होता है रजिस्टर, एल मतलब होता है इंडक्टर और सी मतलब होता है कैपेसिटर। इनके अक्रॉस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये सप्लाई जो दिख रहा है आपको, ये एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। साथ में कौन है, फ्रीक्वेंसी है। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट तैयार हो रहा है आई, जो हमको सर्किट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरएलसी सर्किट का नेटवर्क। इसके बाद में अगर हमको कुछ फॉर्मूलेस देखना है जो आरएलसी सर्किट से रिलेटेड है, तो उसमें पहला फॉर्मूला कौन है हमारे पास में, इंपीडेंस है। इंपीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्स जो है इसको रिएक्टेंस बोला जाता है, एल मतलब होता है इंडक्टर, तो एक्सएल को पढ़ा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को पढ़ा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल बड़ा है इसलिए पहले एक्सएल आया। ठीक है, अगर हमने एक्सी को बड़ा दिखाया, यानी अगर हमारे पास में जो रिजल्ट है वो एक्सी बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंपीडेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वेयर। देख रहे हैं आप लोग, एक्सी बड़ा है इसलिए पहले कौन आया, एक्सी आया। ठीक, अब एक्सएल जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सएल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका फॉर्मूला बनता है ट्वाइस पाई एफ एल। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एल मतलब इंडक्टर की वैल्यू। आगे देखो, एक्सी, एक्सी अगर हमें जो कैलकुलेट करना है तो एक्सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन ट्वाइस पाई एफ सी। अब यहां पर अगर आप लोग नोटिस करो तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, सी मतलब कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, आगे देखो, अगर उसने हमको सर्किट का करंट निकालने के लिए बोला है, जैसा कि यहाँ पे क्या बोला, करंट थ्रू द सर्किट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। सिमिलरली अगर उसने मुझे पावर निकालने के लिए बोला है सर्किट का, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। आगे में देखिए, अगर पावर फैक्टर निकालने बोलता है तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। कॉस फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा आर अपॉन जेड। आर मीन्स हो गया रजिस्टर, जेड मतलब हो गया इंपीडेंस। ठीक है, अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फाई को एज इट इज रखूंगा, कॉस को शिफ्ट करूंगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा आर अपॉन जेड। जो वैल्यू आएगी मेरे पास में एंगल की, उससे हम लोग किसको डिसाइड करेंगे, नेचर को। नेचर मतलब कि वो हमको बताएगा कि एंगल जो है लैगिंग कंडीशन में है कि लीडिंग कंडीशन में। सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वी कॉइल इक्वल्स टू आई इंटू एक्स कॉइल। एक्स कॉइल जो है इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। तो ये तो थे हमारे फॉर्मूलेस। अब हम लोग आएंगे हमारे न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल पे आने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक के शेयर करिए इस चैनल को। और जो भी मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, वहां आपको सारे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। अब यहाँ देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोला उसने, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर इंडक्टर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू हमारे पास में प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज सोर्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद में उसने हमको क्या बोला, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1 पे निकालना है इंपीडेंस, सेकंड निकालना है हमको करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थर्ड निकालना है पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, फोर्थ निकालना है पावर फैक्टर एंड इट्स नेचर, और फिफ्थ नंबर पे क्या है, ड्रॉ फेजर डायग्राम। अब जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइम पे हम लोग बनाते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हम लोग पहले यहाँ फोकस करते हैं, बताओ रजिस्टर प्रेजेंट है हमारे पास में, तो हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 ओम। ठीक है, कॉमा इंडक्टर देख रहे हो, इंडक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 हेनरी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रोफैरेड। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
वोल्टेज देख रहे हो आप लोग, वोल्टेज की वैल्यू कितनी हमारे पास में 230 वोल्ट है। उसके बाद में देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास में 50 हर्ट्ज। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है इंपीडेंस। इंपीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। फिर सेकेंड नंबर पे क्या निकालना है हमको, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब कि आई निकालना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या निकालना है हमको, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, यानी पावर के लिए हम लोग पी निकालेंगे। उसके आगे देखो क्या बोला उसने, पावर फैक्टर एंड इट्स नेचर, तो पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे चौथे नंबर पे कॉस फाई से। समझ में आया। बाद में हम लोग उसका नेचर भी डिसाइड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या बोला उसने, ड्रॉ फेजर डायग्राम, तो हमारे पास में पांचवें नंबर पे कौन है, फेजर डायग्राम, जिसको हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो फॉर्मूले बने हुए हैं वो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। गिवन डेटा मेरे पास में है। सबसे पहले जो बोला है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। हमारे पास में सबसे पहले क्या निकालने बोला उसने, इंपीडेंस बोला है। अगर हम लोग इंपीडेंस निकालते हैं, टू फाइंड इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस निकालने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत है पहले वो देखेंगे। जरा देखो, अगर मैं इंपीडेंस निकाल रहा हूं तो आपको रजिस्टर चाहिए, आपको एक्सेल चाहिए, आपको एक्सी चाहिए। तो रजिस्टर मेरे पास में गिवन डेटा में है क्या, है। एक्सेल है क्या गिवन डेटा में, नहीं है। एक्सी है क्या गिवन डेटा में, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेंगे, एक्सेल को। तो जरा देखो एक्सेल की वैल्यू, एक्सेल का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, ट्वाइस पाई एफ एल बनता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्वाइस पाई एफ एल, वैल्यू पुट करो। ये ट्वाइस हो गया, ये पाई हो गया, एफ एफ मतलब कौन सा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में गिवन, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर 50 पुट करो। ठीक है। एल, एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 पुट करो। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक्सेल का एक वैल्यू आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। और एक्सेल की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में वो आएगी 31.4159, 31.4159। ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा, ओम, क्योंकि रिएक्टेंस जो होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका यूनिट क्या रहता है, ओम। तो मेरे पास में एक्सेल निकला। ऑल्सो अभी हम लोग किसको निकालेंगे, एक्सी को निकालेंगे। एक्सी का फॉर्मूला देखो हमारे पास में कौन है, 1 अपॉन ट्वाइस पाई एफ सी है। तो हमारे पास में एक्सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन ट्वाइस पाई एफ सी। वैल्यू को पुट करो। चलो देखो, तो 1 अपॉन, ये बनेगा ट्वाइस पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है। बात किसकी हो रही है अभी, कैपेसिटर की। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफैरेड, यानी कि 50 इंटू टेन टू पावर -6। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 इंटू टेन टू पावर -6। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सी की। एक्सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और एक्सी का वैल्यू आएगा हमारे पास में 63.6619, 63.6619 ओम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेल की वैल्यू कितनी है 31.4159, और एक्सी की वैल्यू कितनी है 63.6619। देयरफॉर जो एक्सी है वो किससे बड़ा हो गया, एक्सेल से बड़ा हो गया। ठीक है। अगर एक्सी एक्सेल से बड़ा है तो अब हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो बताओ यहाँ पे दिख रहा है क्या वो कंडीशन, नहीं, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो एक्सी अगर एक्सेल से बड़ा है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर इंपीडेंस Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सेल का होल स्क्वेयर। अब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास में 50 है, तो यहाँ पर आप लोग 50 पुट करो, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगाओ, प्लस एक्सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने 63.6619, माइनस में एक्सेल का वैल्यू कितना हमारे पास में 31.4159, 31.4159। ठीक है। और ऊपर में लगा दिया हम लोगों ने स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो Z का एक वैल्यू आएगा, और उस Z का वैल्यू हमने जो निकाला हुआ है वो आएगा आपके पास में 59.4962, 59.4962 ओम। समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उसने क्या बोला, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सेकेंड नंबर पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट,
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब जरा देखो, जब हम लोग करंट थ्रू द सर्किट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, I इक्वल्स टू V बाय Z। अब जरा देखो, वोल्टेज कितना गिवन है हमारे पास में, गिवन डेटा में चेक करो 230 है, तो यहाँ पर हम लोग 230 लिखेंगे वोल्टेज की जगह पर। डिवीजन में Z कितना निकाले हम लोगों ने, 59.4962। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में I निकलेगा, और उस I का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो है 3.8657 3.8657 एम्पियर। तो मेरे पास में करंट की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया मेरे पास में सेकेंड आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे में क्या बोला उसने हमको, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। अब पावर कंज्यूम बाय द सर्किट के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो हम लोग आएंगे थर्ड नंबर पे, यहां मेंशन करेंगे पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, कंज्यूम बाय द सर्किट। तो जरा देखो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या बन गया है, आई स्क्वायर आर। अब करंट की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है, कितनी निकाली है, 3.8657। तो करंट की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया, करंट का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, इनटू में रजिस्टर का वैल्यू, और रजिस्टर का वैल्यू कितना हमारे पास में 50 ओम है, तो यहाँ पर आप 50 लिखो। ठीक है, पावर को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा आपके पास में 747.181, 747.181, और पावर का यूनिट क्या होता है, वैट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन निकल गया, अभी पावर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अब उसने हमको क्या निकालने के लिए बोला, पावर के बाद में पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई। अब जब हम लोग कॉस फाई निकालते हैं पावर फैक्टर, तो कॉस फाई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R बाय Z। तो चलो देखो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, देयरफॉर फोर्थ नंबर पे हमारे पास में क्या आ रहा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मींस क्या हो गया, कॉस फाई। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, R बाय Z। अब रजिस्टर मेरे पास में कितना गिवन है, 50 ओम है, तो रजिस्टर की जगह पर मैं कितना लिखूंगा, 50। इंपीडेंस Z कितना कैलकुलेट किया मैंने, 59.4962। तो मेरे पास में cos फाई की वैल्यू आ गई। अगर आप लोग cos फाई की वैल्यू देखते हो तो जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आएगा आपके पास में 0.8403, 0.8403। ठीक है, ये कौन निकल गया, पावर फैक्टर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला उसने, पावर फैक्टर एंड इट्स नेचर। नेचर का मतलब होता है कि वो लीडिंग कंडीशन में है कि लैगिंग कंडीशन में है। देयरफॉर हम लोग यहां से एंगल निकाल लेंगे, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8403। तो फाई की मेरे पास में एक वैल्यू आ जाएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो वैल्यू आएगी 32.828, 32.828। अब ये जो मेरे पास में एंगल निकला है, अब मुझे इसको लैगिंग और लीडिंग में शो करना है। जरा देखो, एक दिमाग में फंडा रखो, अगर हमारे पास में एक्सी जो है वो बड़ा रहेगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, लीडिंग की। लेकिन वही अगर हमारे पास में एक्सी छोटा रहेगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, लैगिंग की। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखो। एक्सी अगर बड़ा रहा तो लीडिंग नेचर रहेगा, एक्सी अगर छोटा रहा तो लैगिंग नेचर रहेगा। तो अब हमारे पास में यहाँ पर बताओ एक्सी कैसा है, यहाँ पर एक्सी बड़ा था तो ये नेचर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, लीडिंग का। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो गया हमारे पास में, लीडिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उसने क्या बोला हमको, ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो अभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं फेजर डायग्राम। सबसे सिंपल फंडा मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, खींचा, नीचे में क्या लिखा, एक्सी, ऊपर में क्या लिखोगे, एक्सेल। ठीक है, अब अगर ऊपर में एक्सेल है तो हम लोग यहाँ पर एक एरो और तैयार करते हैं, नाम क्या देंगे, एक्सेल माइनस एक्सी। एक्सेल यहाँ पर ऊपर है इसलिए एक्सेल को बड़ा दिखाएंगे, एक्सी यहाँ पर बड़ा है इसलिए एक्सी को यहाँ पर हम लोग बड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सी माइनस एक्सेल। ये जो मैंने एरो लिया है ये अजम्पशन है। ठीक, उसके बाद में एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, एक रेफरेंस बनाएंगे, किसका, वोल्टेज का, तो वी लिखा हम लोगों ने। ठीक है, अब ये जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, इंपीडेंस को, यानी कि जेड को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस Z को बनाने के लिए यहाँ पर कौन है, R दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर देखो V के पहले किसको ले लिया, R को ले लिया। ठीक है, अब R को लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे,
ये जो XC माइनस XL है इसको मैं इस किससे जोड़ दूंगा, R से जोड़ दूंगा। जोड़ दिया और यहां पर क्या बना दूंगा, एंगल थीटा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इससे ही क्यों जोड़ा, क्योंकि फॉर्मूले में कौन है, XC माइनस XL है। तो XC माइनस XL से कौन जुड़ जाएगा, R, क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस है, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिए। ठीक है, अब जोड़ने के बाद में ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है और यहाँ फॉर्मूला क्या लिखोगे, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वेयर। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, सबसे इजी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।